मैंने कहीं अति सूक्ष्म की बात कही ना, तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब है कि ऐसे छिद्र जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, ऐसे छिद्र जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, अब वो छिद्र जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते वो घड़े में है, ऑलरेडी घड़े में है। जब हम पानी ला करके डाल देते हैं घड़े में, तो होता क्या है पता है, पानी की जो ऊष्मा है, देखिए ऊष्मा दो प्रकार की होती है, गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा, यानी लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट। तो पानी में ऊष्मा होती है, वो जो पानी की ऊष्मा है उस छिद्र के माध्यम से धीरे धीरे वो बाहर निकलती रहती है। और आप बताइए, जब बाहर ऊष्मा ही बाहर निकल जाएगी तो जल क्या होता है, जल ठंडा हो जाता है। बात होना रही, तो ये कारण है जिस कारण से घड़े का पानी क्या हो जाता है, ठंडा। अब देखिए सर्दियों में हम हैंडपंप जब लगवाते हैं अपने घर में, तो बोरिंग करवाते हैं, तो हैंडपंप का जो ये बोरिंग होता है ये जमीन के अंदर ही होता है ना। और वैज्ञानिक कहते हैं कि जमीन के अंदर का, यानी कि हमारे जमीन के अंदर, भूमि के अंदर, इनके अंदर का तापमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। जमीन के नीचे का तापमान नहीं बदलता, और तापमान नहीं बदलता। मान लीजिए हम मानते हैं कि उसके नीचे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, जमीन के अंदर का तापमान कितना है, और हम भयंकर गर्मियों में रह रहे हैं जमीन के ऊपर 40 डिग्री तापमान पे, और जब हम नल चलाएंगे और पानी कितने से आ रहा है, 20 डिग्री से, और हम रहे किस में रहे हैं, 40 में रह रहे हैं, तो हमें ये वाला पानी ठंडा लगेगा। बोलो भाई। और अगर हम सर्दियों की बात कर लें तो हमेशा जमीन के ऊपर का तापमान बदलेगा, तो सर्दी में ये तापमान हम जिसमें रह रहे होते हैं वो 5 डिग्री हो जाता है, वो 8 डिग्री हो जाता है, या कभी कभी और भी कम हो जाता है, और नीचे का तापमान सदैव स्थिर है। पानी कितने से आ रहा है, 20 डिग्री से, और हम रहे किस में रहे हैं, 5 डिग्री में। तो इसका मतलब है कि वो पानी हमें ठंडा, वो पानी हमें गर्म प्रतीत होगा। सर्दियों में वो गर्म लगेगा पानी, वही पानी हमें गर्म लगेगा, और गर्मी वही पानी ठंडा लगेगा। बोलो भाई। तो इसका लॉजिक क्लियर हुआ, घड़े में पानी ठंडा क्यों हो जाता है, इसका लॉजिक क्लियर हुआ। सर्दी में पानी ठंडा जो है कैसा ही होता है, बता दिया ना इसको। और इसके आगे आप समझिएगा, ये जो ग्लास वाली कहानी बताया है आपको, आप इतना जान लीजिए, जब आप फ्रिज से बॉटल निकालते हैं और ग्लास में पानी डालते हैं, हमारे इस पूरे एटमॉस्फेयर में जल वाष्प है, वाटर वेपर है, और जब हम ठंडा पानी निकाल के ग्लास में डालेंगे ना, तो क्या होगा पता है, वो पानी जो ठंडा हम ग्लास में डाल रहे हैं वो ग्लास को ठंडा करेगा, और जब ग्लास को ठंडा करेगा उस ग्लास के संपर्क में जितनी जलवाष्प आएंगी वो सब सारी जलवाष्प ठंडी होती जाएंगी। और मुझे बताइए, किसी वेपर को ठंडा करेंगे तो वो वेपर किस में कन्वर्ट होगा, वो द्रव में कन्वर्ट होगा। द्रव को ठंडा करेंगे तो वो ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो जलवाष्प तो उस ग्लास के संपर्क में आएगी वो ठंडी होंगी, और ठंडी होते ही वो द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसी ग्लास से चिपक जाती है। बोलो भाई। और आपको पता ही, ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, आप जानते भी हैं, किसी भी कोई भी वस्तु है उस वस्तु के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसे हम लोग आसंजक बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एडहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। जैसे हम लोग इस मार्कर से लिख रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड पे ना, तो ये मार्कर इस व्हाइट बोर्ड से चिपका हुआ है, तो चिपका हुआ है तो कौन सा बल काम कर रहा है, इस मार्कर से लिख दे रहा है। कभी कभी हम लोग किसी जो है कागज को किसी उसमें डुबोए पानी में, उसको बाहर निकालें, तो हम देखते हैं उस कागज पे ढेर सारा पानी चिपका रहता है। तो वो जो पानी और कागज के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, जो अट्रैक्टिव बल है, उसी बल को विज्ञान में कहा जाता है क्या, आसंजक बल। आसंजक बल का होता है समान अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। आसंजक बल का मतलब होता है क्या, भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। दोनों आकर्षण बल ही हैं, तो यहाँ पे आकर्षण बल जो है आसंजक बल लगेगा, जिस कारण से ऐसा पानी जो है उसमें चिपक जाएगा। इसके अलावा जो मैंने बताया आपको, ये चौथी बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पटरियों के बीच में गैप क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि जब पटरी ट्रेन दौड़ती है ना तो उष्मा में वृद्धि होती है, पटरियों में उष्मा में वृद्धि होगी। आप बताइए, जब उष्मा में वृद्धि होगी तो एक्सपेंशन होगा ना, प्रसार होगा, और जब प्रसार होगा तो अगर गैप नहीं छोड़ेंगे तो वो पटरी बढ़ेगी और पटरी जो है फिर टेढ़ी हो जाएगी, और अगर वो ट्रैक टेढ़ा हो गया रेलवे का तो इसका मतलब है ट्रेन के उतरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात समझ आ रही है। तो इन सारे फिजिक्स के ये सारे लॉजिक ही हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं विज्ञान में, जो आपको दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाते हैं। खंभों में तार को ढीला बांध देते हैं, क्यों बांधते हैं, उनको पता है कि जब सर्दी का मौसम आएगा, विंटर का मौसम जब आएगा ना, तो इस विंटर के मौसम में क्या होगा कि ये जो तार है इसमें सिकुड़न होगा, संकुचन होगा, उष्मा की कमी होगी। जनरली रात में तापमान अक्सर जो है गिर जाता है, और जब संकुचन होगा तो ये तार क्या हो जाएगा, ये तार अपने आप टाइट हो जाएगा। बोलो भाई। पहले से तार को अगर हम टाइट बांध रखेंगे तो या तो फिर तार टूटेगा या तो फिर खंभा गिर जाएगा, क्योंकि संकुचन जब स्टार्ट होगा तो
तो ये सारे लॉजिक फिजिक्स के ही हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे आपके दैनिक जीवन में। इस आधार पे क्वेश्चन जो है विज्ञान में आपको बना करके कुछ ऐसे एग्जामों में जो ग्रुप सी के वैकेंसीज हैं उत्तर प्रदेश राज्य की या किसी भी राज्य की, उसमें जो है दी जाती हैं या किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चनों को कॉमन सेंस लगाना है, उसको उत्तर दे देना है। बोलो भाई, आपसे कोई पूछे उस चैप्टर के बारे में, कैसा चैप्टर तो पूरा हमने पढ़ा ही है। उष्मा जो होता है, उष्मा दो प्रकार की है, गुप्त उष्मा और विशिष्ट उष्मा। बर्फ की गलन गुप्त उष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। हम जानते हैं जो भाप की, जो जल की वास्तव की गुप्त उष्मा है वो 540 कैलोरी पर ग्राम। हम लोग पढ़े इस चीज को जानते ही हैं। आप ये भी जानते हैं कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टकारी होता है। भाप से जलना कष्टकारी क्यों होता है? क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा उबलते हुए जल से अधिक होती है। और आप बताइए, जब गुप्त उष्मा ही अधिक है, किसी की हीट ही अधिक है, तो उससे जलेंगे फिर भी अधिक होगा। इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा। आपसे पूछेगा सबसे अधिक स्पेसिफिक हीट, सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा किसकी होती है? तो सबसे अधिक जो स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट उष्मा, वो वाटर की होती है। किसकी होती है? सबसे कम विशिष्ट उष्मा किसकी होती है? वो लेड की होती है। किसकी होती है? तो द पॉइंट एकदम दिमाग में रखिए। बात समझ आ रही है? ये आपको जो है यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर आपको कन्वर्ट करने का दे दे उष्मा में, तो आपको मैंने फार्मूला बताया था, आपको याद होगा, C/5, याद है ना? C/5 F-32/9, ये हमने एक फार्मूला आपको याद करवाया था। इससे सेल्सियस को फारेनहाइट में और फारेनहाइट को सेल्सियस में हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको केल्विन में तापमान चेंज करना है तो केल्विन का फार्मूला है K = डिग्री सेल्सियस + 273। इस फार्मूला के आधार पर आप तापमान को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। और एग्जाम में क्या कर रहा है, फारेनहाइट दे देगा और उसको केल्विन में चेंज करने को पूछ लेगा डायरेक्ट आपसे। मान लीजिए यहाँ पे आप जानते हैं फारेनहाइट और केल्विन का सीधा संबंध नहीं है, और सीधा संबंध नहीं है तो पहले जब आपको फारेनहाइट की वैल्यू मिल जाएगी तो पहले उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और कन्वर्ट कर करके फिर आप जो है यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा, केल्विन का वैल्यू निकल आएगा। बोलिए भाई, कर सकते हैं कि नहीं? इस तरीके के क्वेश्चन